हेलो एवरीवन सर, अभी अभी हम आपसे मिले और हम लोगों ने सर जी डील किया कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। अभी हम आपको बताएंगे सर किस किस से क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल। सबसे पहला तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। सेकेंडली सर जी हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का रूल 88 है, पूरी तरीके से ध्यान रखना क्योंकि रूल 88 में अमेंडमेंट था कि भैया आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद आईजीएसटी में जो पैसा बचेगा उसको हम लोग सर जी एसजीएसटी और सीजीएसटी में किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में ध्यान रखना, एसजीएसटी का क्रेडिट क्या एसजीएसटी से यूज़ हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से यूज़ नहीं हो सकता। क्या एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के टैक्स को पेमेंट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सीजीएसटी का बैलेंस जीरो हो चुका हो। सीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट होता है, सीजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन इन लोगों से हेल्प लेने के पहले आईजीएसटी का बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए आईटीसी का, तभी जाके ये चीज़ अलाउड है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आना चाहिए। नाउ इसके बाद सर जी कंपोजिट लेवाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिट स्कीम रहेगा आपके लिए। कंपोजिट लेवाई सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में सबसे पहले जिन लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ से तक है या फिर 75 लैक्स, किन किन स्टेट्स में सर जी? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि अपना मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तो था ही रजिस्ट्रेशन वाला 10 लाख वाला, साथ में सर जी सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय एंड सर जी अपना सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए 75 लाख है। अगर इनमें 75 लाख का किसी का टर्नओवर है तो वो बंदा क्या कर सकता है? कंपोजिट लेवाई में जा सकता है, जिसके अंदर में वो बंदा आईटीसी यूज नहीं कर सकता, आईटीसी का क्रेडिट इनपुट टैक्स रेट नहीं लेगा। जो भी टैक्स होगा वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, लेकिन रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। क्या रिड्यूस हो जाएगा सर जी? 5% मैन्युफैक्चरर्स के लिए, यस और नो? नहीं, रेस्टोरेंट के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस जो है उनके लिए सर जी 5% है, 2.5% याद रखना। ये लोग इंटर स्टेट सर्विस नहीं, सेल सप्लाई नहीं कर सकते। अगर इंटर स्टेट है तो ये बंदा कंपोजिट में आ ही नहीं सकता। अगर नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है तो नहीं आ सकता। बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए और सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और के लिए सर जी 1% का रेट है, ये ध्यान रखना। समझ गए चीज को? क्लियर है? याद रखिएगा, अदर सप्लाईज मैन्युफैक्चर का 1% ऑफ द टर्नओवर इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए 1% और 5% ऑफ द टर्नओवर इन द रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। और अदर सप्लाईज के लिए सर जी इट इज 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज। दोनों में डिफरेंस है। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन का जब बात होता है तो एग्रीगेट टर्नओवर में सर जी क्या आता है? सर जी ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग आरसीएम बेसिस वाला। दूसरा सर जी अपना एक्सपोर्ट भी आता है, एग्जेम्प्टेड भी आता है, और इंटर स्टेट सप्लाईज हैविंग सेम पैन सब कुछ आता है एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपेंसेशन है, सब कुछ हटा के। कंपोजिट लेवाई के लिए लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये याद रखना कि एग्जेम्प्ट में सारा आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, बट एग्जेम्प्टेड सप्लाई इन द नेचर ऑफ सर जी एडवांसिंग ऑफ लोन्स और लोन्स एडवांसेस जो देते हैं जिसका इंटरेस्ट और डिस्काउंट के रूप में इनकम होता है जो कि एग्जेम्प्टेड है, उसको जोड़ना नहीं है एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करते वक्त। साथ में ये तो पूरा का पूरा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 और 10 सब सेक्शन 2 जो है ये पूरा गुड्स के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को इसमें इंक्लूडेड किया गया है। अब कोई बंदा अगर गुड्स के सप्लाई के साथ थोड़ा सा सर्विस अगर दे रहा है तो उसको भी अलाउड है, लेकिन उस सर्विस के ऊपर एक लिमिट कर दी गई है। वो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। जो हायर अमाउंट है उतना तक का अगर आपका सर्विस है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जैसे टैक्स देते हैं कंपोजिट में वो दीजिए। लेकिन आपका जैसे ही टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर जाएगा आपको सर जी क्या करना, या 75 लाख के ऊपर जाएगा आपको नॉर्मल स्कीम में आ जाना पड़ेगा और नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, ये याद रखना। आरसीएम वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं यूज कर सकता, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, वो अपने पॉकेट से देगा उस पैसे को, टैक्स को, और साथ में उससे जो बंदा खरीद रहा है उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना, करेक्ट है, ये पूरा चीज ध्यान रखना। नोटिफाइड गुड्स का अगर वो बंदा मैन्युफैक्चरर है तो कंपोजिट लेवाई में नहीं आ सकता। नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आते हैं सर जी? आइसक्रीम, टोबैको सर जी, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, टोबैको, पान मसाला और फ्लाई एस्पेक्स, और ये सब जो है इनको सर जी इसके अंदर में रखा गया है। रूफिंग टाइल्स ये सब अगर है तो उसकी आप कंपोजिट लेवाई में नहीं आ सकते। इंटर स्टेट सप्लाई में है, नहीं आ सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नहीं आ सकते। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, नहीं आ सकते। तो इन लोगों को सर जी बाहर रखा गया है। समझ गए चीज को? क्लियर है? इसी तरीके से फिर 10(2)A आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सर्विस वालों के लिए। अब सर्विस वाले बोले कि भैया हमको तो मिल नहीं रहा है इसका बेनिफिट, तो उनको बोला अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 50 लाख तक है
तो आप इसमें आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए टैक्स 6% हो जाएगा, 3% CGST और 3% SGST। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन नोटिफाइड वाले में बस ध्यान रखना रूफिंग टाइल्स वाला पार्ट नहीं है, या आपका सर जी एरेटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको, ये चीज इसके अंदर में इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना। करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में, इतना ध्यान रखना। इसके बाद सर जी, इसके बाद सर जी टाइम ऑफ सप्लाई से एक प्रैक्टिकल कंफर्म है, आना चाहिए, आएगा ही आएगा, तो उसको थोड़ा ढंग से करके जाना। टाइम ऑफ सप्लाई में रिवर्स चार्ज वाला क्वेश्चन देख लेना थोड़ा सा, मेरे को लगता है रिवर्स चार्ज हिट होना चाहिए इस बार। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत जरूरी है, इससे भी सम्स आना चाहिए, आना ही चाहिए। बस इसमें यह ध्यान रखना कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है, जो कि पेड और पेएबल है, और इसके अंदर में कुछ इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स को लेकर हम लोग बात करते थे, अगर याद होगा तो। सर जी टैक्स अदर देन CGST SGST जो होता है, टैक्स सेस वेस बाकी जुड़ेगा, CGST SGST IUT GST IGST या फिर सेस नहीं जुड़ता है। बाकी कोई भी टैक्सेस अगर लगा रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सर जी ऐड होगा। नंबर 2 सर जी कोई भी तरीके का ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेड बाय द रेसिपिएंट अगर है तो उसको जोड़ देना है। तीसरा सर जी कोई भी तरीके का इंसिडेंटल खर्चा अगर उसने किया है तो वो सब भी जुड़ेगा, जिसके अंदर में पैकिंग कोई भी तरीके का खर्चा अगर हुआ, वेमेंट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन में याद रखना कमीशन इंक्लूड हो जाएगा, और जो भी खर्चा कर रहा है वो आपके लिए सप्लाई करने के लिए एट द टाइम और बिफोर सप्लाई, वो सब कुछ इंक्लूड होता है इसके अंदर में। पैकिंग इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी फी अगर कुछ ले रहा है तो याद रखना वो जब रिसीव होगा तभी उसके ऊपर टैक्सेबल होगा, और वो जब रिसीव होता है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर में GST इंक्लूडेड है, तो डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 करके हम लोग को पता चलता है कि उसका वैल्यू क्या है, ये ध्यान रखना। अगर डिले पेमेंट हुआ है तो उसके लिए हम लोग ये चीज करते थे। इसके बाद सर जी इसके अंदर में सब्सिडी अगर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्सिडी दी है तो लेस करना, अदरवाइज कोई भी सब्सिडी हो तो वो हमेशा जुड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, उसको लेस नहीं करना। डिस्काउंट हमेशा लेस होता है प्रोवाइडेड इट इज गिवन एट द टाइम और बिफोर सप्लाई। अगर डिस्काउंट बाद का है तब उस सिचुएशन में क्या करना होगा सर जी हम लोग को डिस्काउंट के केस में, देन वी नीड टू चेक कि सर जी डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई है तो वी नीड टू चेक 3 कंडीशंस। डिस्काउंट मस्ट बी, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट बिफोर दैट कि भैया इतना तुम सप्लाई करोगे तो हम तुमको इतने का डिस्काउंट देंगे। नंबर 2 इट मस्ट बी लिंक टू द स्पेसिफाइड इनवॉइसेस, और नंबर 3 सर जी आपका जो ITC है वो उसको रिवर्स करेगा, ये ध्यान रखना। जितने का उसने ITC लिया है क्योंकि वो वैल्यू को अब डिडक्ट कर रहा है तो उसको उतना का ITC भी रिवर्स करना पड़ेगा। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का बेस है, इसके बेसिस पे अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ITC में ध्यान रखना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ कंडीशंस है कि अगर आपने 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं किया सामने वाले को तो आपको सर जी क्या करना पड़ेगा, अपना ITC रिवर्स करना पड़ेगा, और जिस दिन आप पेमेंट कर दोगे हम आपको वापस से ITC अलाउ कर देंगे। नंबर 2 कितना दिन तक हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, तो उसके लिए रूल क्या था, 16(4) बोलता था कि भैया सेक्शन 16(4) क्या बोलता है अपने को, ये बोलता है भाई कि टिल द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, जिस ईयर का इनवॉइस है उसके नेक्स्ट ईयर का सितंबर का रिटर्न फाइलिंग जो होता है 20 अक्टूबर ड्यू डेट जो है, और एनुअल रिटर्न का फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। अब एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर है और वो 20 अक्टूबर है, जो अर्लियर डेट होगा उसके बेसिस पे अगर आपने अपना रिटर्न फाइलिंग एनुअल रिटर्न आपने 15 जुलाई को फाइल कर दिया है तो 15 जुलाई तक अगर आपने क्रेडिट ले लिया उस इनवॉइस का तो आपको अलाउड है। याद रखना यहाँ पे जब इनवॉइस का बात हो रहा है, डेबिट नोट का बात हो रहा है, तो अगर कोई इनवॉइस के बदले डेबिट नोट इशू हुआ तो जो डेबिट नोट का डेट होगा उससे हम लोग को ये चीज को कैलकुलेट करना है। इनवॉइस के बदले कोई आ रहा है डेबिट नोट तो उससे उस डेट को कैलकुलेट करना, ये भी एक अमेंडमेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर गुड्स रिसीव होगा तभी हम आपको सर जी ये चीज अलाउ करेंगे। रिसीव के लिए ध्यान रखना कि रिसीव सर जी रिसीव हैज टू बी बेसिकली डीम्ड रिसीव भी हो सकता है, मेरे को देना था हमने बोला आप उसको दे दीजिए तो भी वो चीज अलाउड है। अगर लॉट्स में रिसीव हो रहा है तो जिस दिन लास्ट लॉट रिसीव होगा उसी दिन सर जी हम आपको उसका ITC अलाउ करेंगे, अदरवाइज आप पहले नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। ITC अलाउ हो रहा है तो ये ध्यान रखिएगा ITC के लिए सामने वाला सप्लायर आपका इनवॉइस अपलोड करेगा GSTR 1 में, जो कि आपके यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए GSTR 2A 2B में, तब हम आपको अलाउ करेंगे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि तुम अपने हिसाब से कंप्यूट कर ले लिया और हम तुमको दे दिए, वो चीज अलाउड नहीं है। जितना वो दिखाएगा उसी के बेसिस पे जो हमारे आपके यहाँ दिखेगा वही आपको अलाउ होगा। आप सामने वाले को बोलिए कि वो अपलोड करे तो ये चीज होगा। तो ये थोड़ा पॉइंट से ध्यान रखना। ब्लॉक्ड क्रेडिट 17(5) विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई गुड्स लिए हो तो वो अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई गुड्स को अगर
सर जी डिस्ट्रॉय हो गया, आपने फ्री में बांट दिया, तो उसका आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगा। सर जी अगर नॉन रेसिडेंट बंदा सर जी कुछ लिया है तो उस सिचुएशन में हम आपको अलाउ नहीं करेंगे आईटीसी उसका। तो नॉन रेसिडेंट का ध्यान रखना, इनपुट्स बाय एनआर, जिसके अंदर में सर एक्सेप्ट द गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, उसी के ऊपर अलाउ होता था। पर्सनल कंजम्पशन अलाउड नहीं है। आपने कोई इवेजन कन्फिस्केशन कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, उसके ऊपर आपके ऊपर गवर्नमेंट ने सर जी डिपार्टमेंट में आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, तो अगेन आपको सर उसका अलाउड नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन स्कीम वाले को सर जी आईटीसी अलाउड नहीं है, तो उसका तो भूल ही जाओ, अभी अभी बात किए हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर सर जी मोटर व्हीकल और के ऊपर जो बहुत बड़ा है, अभी मेरा बोलना शायद याद रखना, अगर उन सब चीज़ से रिलेटेड एक दो बात बोल रहे हैं। ऑब्लिगेटरी अगर है, गवर्नमेंट अगर आप इम्पोज किया है और आपको वो प्रोवाइड करना पड़ रहा है उसके चलते, तो सर जी आपको उसका आईटीसी अलाउ हो जाएगा। या फिर आप किसी और को सर जी कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में वो चीज़ अलाउड हो जाएगा। मतलब सप्लाई इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस अगर है तो वो आपको अलाउड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, व्हीकल खरीद रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो अलाउड है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के केस में प्लांट एंड मशीन के ऊपर सर जी कुछ लगता है तो वो अलाउड है। तो ये सब आईटीसी का थोड़ा ध्यान रखना होगा। 17(5) विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। इसके बाद सर जी इफ आई आस्क यू अबाउट रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का हमने तुमको मोर और लेस बता दिया, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। इसके अंदर में याद रखना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में है, और किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना वो सेक्शन 23 में। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का थोड़ा ध्यान रखना कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर कोई बंदा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या कोई बंदा एजेंट के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है या अपने लिए भी गुड्स सप्लाई करता है, तो उन सबको सर जी कंपलसरी रजिस्टर होना जरूरी है। OIDR सर्विसेज, इन सबको सर जी जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा उससे 30 डेज के अंदर में आपको सर जी अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके अंदर में वो बंदा फिर आपका बाकी सारा डॉक्यूमेंट देखेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन और का कहानी आधार का सर जी ऑथेंटिकेशन होगा, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो काम करेगा। इसके बाद सर पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने आपको बताया उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल सम कन्फर्म है, आना ही है। रिटर्न को लेके याद रखना, रिटर्न्स किस किस डेट पे क्या क्या जमा होते हैं। GSTR 1, 2, 3, 3B, उसके बाद अपना 4, 4A, 5, 6 किससे रिलेटेड है। एनुअल रिटर्न विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनुअल रिटर्न बहुत अच्छे से देखना, GSTR 9 वाला। उसके बाद तुम्हारा फाइनल रिटर्न ध्यान रखना, 9, 9A, 9B, याद है 9C, वो सारा चीज़ ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे लिए रिटर्न में, इनको थोड़ा ढंग से देखना। और साथ में इनसे रिलेटेड कुछ फीस है, पेनल्टीज और फीस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में, ये ध्यान रखना। पेनल्टी और फीस को लेके हम तुमको बोल रहे हैं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज देखिएगा। GSTR 10 में फाइनल रिटर्न जाता है, ये ध्यान रखना। लेट फी का सेक्शन 47 है, इसके अंदर में कुछ चेंजेस भी हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। करेक्ट है, आप उनको देखिए। और अगर उसके बाद भी हम दुआ करते हैं कि आपका इससे मोर और लेस GST हो जाएगा, इतना अगर आप करके जाते हैं तो GST में 45-50 आराम से उड़ जाना चाहिए, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम दिमाग में रखते हो तो। बाकी ऑल द बेस्ट। कस्टम से रिलेटेड हम ये बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर सम तो जरूर आएगा, जिसके अंदर में सर SWS सरचार्ज को लेके, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री, सर जी साथ में वो रेट्स कौन सा लेना है, किस दिन का लेना है, और एक्सचेंज रेट क्या होगा वो ध्यान रखना। और फ्रेट वाला रूल 10(1) और 10(2) वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जो हमने तुमको सिखाया है। उतना देख लेने से तुम्हारा मतलब वेसल से अगर आ रहा है या फ्लाइट से अगर आ रहा है गुड्स तो उसके ऊपर क्या होगा, ये थोड़ा देख लेना। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स को ध्यान रखना, एंड कुछ डेफिनेशंस, सेफगार्ड, प्रोटेक्टिव, एंटी डंपिंग, ये सब चीज़ों को देखने से तुम्हारा हो जाना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। इतना समय नहीं था, अदरवाइज हम और अच्छे से चीज़ों को डील कर देते। प्लीज़ 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 ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स। थैंक यू।